स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्युषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। काव्य कारणता विमर्श जो आचार्य जगन्नाथ का है उसको हमने अभी तक के पाठ में जाना। किस प्रकार से आचार्य जगन्नाथ काव्य के कारण के रूप में प्रतिभा मात्र को स्वीकार करते हैं और उस प्रतिभा के कारण के रूप में जो अदृष्ट है और विलक्षण व्युत्पत्ति अभ्यास हैं उनको भी मानते हैं, और उन दोनों में प्रतिभा निरूपित जो कारणता है वह स्वतंत्र रूप से रहती है। समुदित कारणतावादी यह आचार्य नहीं है, ये स्वतंत्र कारणता मानते हैं तृणारणी मणि न्याय से। तो काव्य कारणता के बाद अब काव्य सामान्य का जब ज्ञान हो गया उसके बाद सामान्य ज्ञाते सति तस्मिन् विशेष जिज्ञासा जायते, उसमें विशेष की जिज्ञासा होती है। तो विशेष जिज्ञासा होने पर प्राप्तावसरतया आचार्य जगन्नाथ काव्य विशेष के उपक्रम को प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ से ठीक है, तच्च उत्तमोत्तम मध्यम अधम भेदात् चतुर्धा तत्नाम काव्यम इदानीम अविधेयम यदस्ति। हाँ, तत्काव्यम उत्तमोत्तम मध्यम उत्तम मध्यम अधम इति भेदेन चतुर्धा भवति। यह चार प्रकार का काव्य हो जाता है। ठीक है, तत्र तावत् प्रथमं प्रकारं तो अयमस्ति उद्देशः। उद्देशो नाम नाममात्रेण वस्तु संकीर्तनम्। तो संस्कृत वाङ्मय में प्रमेय प्रतिपादन का जो प्रकार है वह यही होता है कि कोई भी आचार्य यदि किसी प्रमेय का प्रतिपादन करता है तो वह पहले प्रतिपिपादयिषित जो प्रयोजन है यानी जिसका वो जो प्रमेय है जिसका वो निरूपण करना चाह रहा है ग्रंथकर्ता, उसका पहले नाम मात्र से संकीर्तन करेगा, है ना। जैसे न्याय शास्त्र में आपने देखा होगा पहले सूत्र में महर्षि गौतम सारे पदार्थों का केवल नामोच्चार करते हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक ग्रंथ में यह विधि देखी जाती है कि प्रस्तूयमान पदार्थ का केवल नाम लेते हैं, उसको हम बोलते हैं उद्देश्य। फिर उस उद्दिष्ट पदार्थ का लक्षण किया जाता है। ठीक है, असाधारण धर्म का निर्वचन किया जाता है उस पदार्थ का। फिर तत्र लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वा इति परीक्षा भवति। ये जो विचार है कि हमने जो लक्षण बनाया वह लक्षण जो है वह इस लक्ष्य में समन्वित हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस प्रकार का जो विचार है उसको हम परीक्षा कहते हैं। तो यहाँ पर आचार्य ने ये उद्देश्य वाक्य प्रस्तुत किया, तच्च उत्तम मध्यमाधम भेदात् चतुर्धा। उसके बाद पहले काव्य का लक्षण कर रहे हैं। उद्देश्य क्रम से ही लक्षण और परीक्षा की जाती है। तो उद्देश्य में सबसे पहला क्रम है उत्तमोत्तम काव्य का, उसका लक्षण करते हैं आचार्य। शब्दार्थौ यत्र गुणी भावितात्मानौ कमप्यर्थम अभिव्यंगतस्तदाद्यम। अभिउपसर्गपूर्वक विउपसर्गपूर्वक अंजु धातु है और उसके लट लकार के प्रथम पुरुष के एकवचन का रूप है व्यंगतः। व्यनक्ति व्यंगतः व्यंजन्ति, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो द्विवचन का रूप है व्यंगतः। तो कौ व्यंगतः, तो शब्दार्थौ व्यंगतः, अर्थात शब्दार्थ जहाँ व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। किसको अभिव्यक्त करना है? अभिव्यंजन कर्म किमस्ति, तो बोलते हैं कमप्यर्थम, किसी अर्थ को। हाँ, तो यत्र शब्दार्थौ कमप्यर्थम अभिव्यंगतः तदाद्यम तत् आद्यम काव्यम भवति, अर्थात उत्तमोत्तमम काव्यम भवति। जहाँ पर शब्दार्थ किसी अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं वह उत्तमोत्तम काव्य है। तो क्या केवल इतने से ही युक्त लक्षण हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता है। इसीलिए कर्तृविशेषण और कर्म विशेषण भी एक देते हैं। ठीक है, तो पहले कर्ता का विशेषण देखिए, गुणी भावितात्मानौ शब्दार्थौ। ठीक है, शब्दार्थ रूप जो
कर्तृपद है, समस्त पद है, उसका विशेषण है गुणीभावित आत्मानौ। गुणीभावो नाम अप्राधान्यम, ठीक है, अप्रधानता, उसको बोलते हैं गुणीभाव। तो गुणीभावित आत्मानौ, गुणीभावितः आत्मानाम स्वरूपम याभ्याम तौ, ठीक है, अपने स्वयं को अप्रधान कर लिया है जिन्होंने, है ना। तो शब्द अपने अर्थ को अप्रधान करता है और अर्थ जो है वह स्वयं को अप्रधान करता है। ऐसा हम जब आचार्य आनंदवर्धन का ध्वनि लक्षण देखते हैं तो उसमें जो विशेषण है उपसर्जनीकृत स्वार्थौ, वहाँ पर जो उस लक्षण की मीमांसा करते हैं, हम ध्वनि लक्षण की मीमांसा करते हैं, तब यह जो कव्यशास्त्रीय सिद्धांत है व्यंजना के स्थल में कि शब्दार्थ जहाँ पर अपने को गुणीभूत करके प्रतीयमानार्थ की अभिव्यक्ति कराते हैं, तो अब स्वयं को अप्रधान बनाने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि शब्द तो अर्थ के प्रति गुणीभूत होता ही है, तो वह क्या करता है, शब्द जो है वह अपने वाच्य को गुणीभूत करता है और जो अर्थ होता है वाच्यार्थ वह स्वयं को गुणीभूत करता है। तो ऐसा जहाँ पर स्वयं को अप्रधान बना करके अपने स्वरूप को गौण करके अर्थ की अभिव्यक्ति कराते हैं जहाँ पर शब्दार्थ, ऐसे हम काव्य को उत्तम काव्य कहते हैं। तो अब अर्थ माने कोई भी अर्थ होना चाहिए क्या? हाँ, तब तो गुणीभूत व्यंग्य के जो प्रकार हैं वहाँ पर भी लक्षण की अभिव्याप्ति हो जाएगी, माने उत्तम काव्य जो आने वाला है उसमें भी लक्षण की अभिव्याप्ति हो जाएगी। तो एक कर्म विशेषण भी देते हैं लक्षण में आचार्य जगन्नाथ, कमपि ऐसा विशेषण देते हैं, अर्थ का जो कर्म पद है उसका विशेषण देते हैं कमपि। अर्थात इसकी व्याख्या करेंगे वृत्ति शास्त्र में, इसका अर्थ करेंगे कि जो चमत्काराश्रय है, अर्थात चमत्कार जनक जो अर्थ है, ऐसे अर्थ की अभिव्यक्ति कराते हैं जहाँ पर शब्दार्थ, ऐसे काव्य को हम उत्तमोत्तम काव्य कहते हैं। तो सामान्य अर्थ ये हुआ इसका, यत्र गुणीभावितात्मानो शब्दार्थो कमप्यर्थम अभिव्यंक्तः तदाद्यम काव्यम भवति। जहाँ पर शब्द अपने को अप्रधान बना करके जो शब्दार्थ हैं वह चमत्कार का जनक जो अर्थ है उसकी अभिव्यक्ति कराते हैं, ऐसे काव्य को हम उत्तमोत्तम काव्य कहते हैं। इत्थम उत्तमोत्तम काव्यस्य सामान्यं स्वरूपम अभिहितं पंडितराजेन। ठीक है, अब लक्षणे यानि विशेषण पदानि उक्तानि कर्तृ विशेषणतया उत कर्म विशेषणतया तेषां किं प्रयोजनमिति वृत्तौ स्फोरयत्याचार्यः। वृत्ति में स्पष्ट करते हैं। देखिए, तो कर्म विशेषण की क्या उपयोगिता है, तो कहते हैं कमपि इति चमत्कृति भूमिम, अर्थात चमत्काराश्रयम, चमत्कार की जो भूमि है, चमत्कार का जो आश्रय है, ऐसे अर्थ को। ठीक है, तो कमपि यह जो सर्वनाम पद है और अव्यय पद है, अपि, इसका अभिप्राय वहाँ पर है कि जो कमपि माने अपूर्व, तो अपूर्व का अभिप्राय क्या है, तो अपूर्व का अभिप्राय आचार्य स्पष्ट करते हैं, यहाँ पर अपनी विवक्षा को बता रहे हैं कि अपूर्व कमपि का पदार्थ को वहाँ पर समझना चाहिए कि जो चमत्कार का जनक है, ऐसा अर्थ की जब व्यंजना करते हैं शब्दार्थ, तब वह उत्तम काव्य कहलाता है। अच्छा, अनेन विशेषणदानेन किं फलितं, कुतः लक्षणमिदं व्यतिरिक्तं, कुतः व्यावृत्तिः संपन्ना, तो बताते हैं तेन, अर्थात अनेन विशेषण पददानेन अतिगूढ़ स्फुट व्यंग्योर्निरासः। गुणीभूत व्यंग्य काव्य के आपने भेद अगर पढ़े होंगे कवि प्रकाश आदि ग्रंथों में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा पंचमोल्लास में आचार्य ने गुणीभूत व्यंग्य के 8 प्रकार बताए हैं। उनमें अगूढ़ व्यंग्य मैंने और ये अतिगूढ़ और स्फुट व्यंग्य का जो प्रकार है वो गुणीभूत के अंतर्गत आता है। माने जहाँ पर व्यंग्यार्थ
अत्यंत गूढ़ हो जाए माने सहजतया वेद्य नहीं हो, और अत्यंत स्फुट हो जाए माने आपामर जन वेद्य हो जाए। दोनों ही स्थिति में क्या होगा, तो गुणीभूत व्यंग्य हो जाएगा, माने व्यंग्य का चमत्कार समाप्त हो जाता है। इसीलिए व्यंग्यार्थ के लिए बोलते हैं कि अत्यंत गूढ़ भी नहीं होना चाहिए व्यंग्यार्थ को, और अत्यंत स्पष्ट भी नहीं होना चाहिए, अर्थात आपामर जनवेद्य भी नहीं होना चाहिए कि जो व्यक्ति जिसकी बिल्कुल भी काव्य वासना नहीं है, हाँ, भावेत्री प्रतिभा संपन्न जो नहीं है, उसके भी समझ में आ जाए जो रोड पे चल रहा है। और इतना भी गूढ़ नहीं होना चाहिए कि जिनकी महती काव्य वासना है, ऐसे सहृदयों को भी समझ में न आए, फिर उस पर टीका लिखनी पड़े, जब जाकर के वो टीका से समझ में आए व्यंग्यार्थ। तो अगर दोनों स्थितियों में व्यंग्यार्थ क्या हो जाता है, चमत्कारी नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में वह काव्य उत्तम नहीं होता, उत्तम काव्य होता है। तो उत्तम काव्य का लक्षण उत्तम काव्य में अति प्रसक्त न होवे, इसीलिए अर्थ का विशेषण दिया कमपि अर्थम, अर्थात चमत्काराश्रयम अर्थम। तो इससे क्या हुआ कि जहां पर अत्यंत गूढ़ होगा व्यंग्यार्थ, अथवा जहां पर वहां पर भी यही होगा, अपने को अप्रधान करा करके ही शब्दार्थ व्यंग्यार्थ का बोध कराएंगे, लेकिन वह चमत्कार का जनक नहीं होगा। तो जहां पर व्यंग्य अत्यंत गूढ़ हो, है ना, अथवा अत्यंत स्पष्ट हो, अति स्फुट हो, दोनों ही स्थितियों में वह काव्य उत्तम नहीं होता। तो ऐसे काव्य से उत्तम काव्य की व्यावृत्ति के लिए अर्थ का विशेषण देते हैं आचार्य कमपि इत्यादि। उसके बाद कर्तृविशेषण जो है गुणी भावितात्मानो, उसकी सार्थक्य की बात होती है। तो उसमें बोलते हैं अपरांग वाच्य सिद्ध्यंग व्यंग्यस्यापि चमत्कारितया तद्वारणाय गुणी भावितात्मानो इति स्वापेक्षया व्यंग्य प्राधान्याभिप्रायकम। हाँ, गुणीभूत व्यंग्य काव्य में ही एक प्रकार है जिसका नाम है अपरांग व्यंग्य अथवा वाच्य सिद्ध्यंग व्यंग्य। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, जहां पर व्यंग्यार्थ किसी अन्य अर्थ के प्रति अंग हो जाए, उसकी सिद्धि में अंग हो जाए, अथवा वाच्य की सिद्धि में ही व्यंग्यार्थ जो है वो अंग हो जाए, है ना, वाच्य की सिद्धि ही व्यंग्यार्थ पर आश्रित हो जाए, माने वाच्य सिद्धि जहाँ व्यंग्यार्थाधीन हो जाती है, वहाँ पर भी जो व्यंग्यार्थ है वह उसके होने पर भी वह काव्य उत्तम नहीं होता है। यद्यपि वहाँ पर आचार्य जगन्नाथ उसको चमत्कारी मान रहे हैं, तभी तो मान लीजिए लक्षण ऐसा करते हैं शब्दार्थो यत्र कमप्यर्थम अभिव्यंगतः, तो कमप्यर्थम नाम चमत्कार जनकम अर्थम अभिव्यंगतः, चमत्काराश्रयम अर्थम अभिव्यंगतः तत्काव्यम उत्तमम भवति। तो यहाँ पर अगर अतिव्याप्ति होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि आचार्य जगन्नाथ के मत में गुणीभूत व्यंग्य में जो अपरांग व्यंग्य है अथवा वाच्य सिद्ध्यंग व्यंग्य है वो चमत्कारी होता है, तभी तो उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति होगी वहाँ पर। वही बोल रहे हैं कि अपरांग वाच्य सिद्ध्यंग व्यंग्यस्यापि, ये दो भेद हैं, अपरांग व्यंग्य और वाच्य सिद्ध्यंग व्यंग्य गुणीभूत व्यंग्य के। तो उनमें भी जो व्यंग्यार्थ होता है वह चमत्कारी तो होता है, इसीलिए कमप्यर्थम माने कर्म का विशेषण देने से वहाँ पर निराश नहीं होगा, है ना। इसीलिए क्या बोलना है, तद्वारणाय, उस गुणीभूत व्यंग्य के भेद से वारण करने के लिए उत्तम काव्य का हमने काव्य लक्षण में कर्ता के विशेषण के रूप में पद दिया गुणी भावित आत्मानो, अर्थात जहाँ पर शब्द और अर्थ अपने को गुणीभूत करके चमत्कार जनक अर्थ की अभिव्यक्ति कराते हैं, वहाँ पर उत्तम काव्य होता है। लेकिन अपरांग व्यंग्य में और वाच्य सिद्ध्यंग व्यंग्य में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर तो
वाच्य की ही प्रधानता होती है, वाच्यार्थ की ही प्रधानता होती है, व्यंग्यार्थ की प्रधानता नहीं होती है। इसीलिए गुणी भावितात्मानौ ऐसा विशेषण देने पर अब अपरांग व्यंग्य में अथवा वाच्य सिद्ध्यंग व्यंग्य जो गुणीभूत काव्य है उसमें उत्तमोत्तम काव्य की अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो गुणी भावितात्मानौ इति माने अनेन वाक्य अनेन पदेन स्वापेक्षया अपनी अपेक्षा से जो व्यंग्य की प्रधानता में जिनका अभिप्राय है, व्यंग्य प्राधान्य में जिनका अभिप्राय है, ऐसे काव्य को हम कहते हैं उत्तम काव्य। तो जहां पर शब्द और अर्थ दोनों, अर्थ माने वाच्यार्थ, तो जहां पर शब्द अपने अर्थ को अप्रधान बना करके प्रतीयमानार्थ की व्यक्ति कराता है और अर्थ माने वाच्यार्थ स्वयं को अप्रधान करके, वही बोल रहे हैं स्वापेक्षया व्यंग्य प्राधान्याभिप्रायकम। तो मैंने चमत्कार जनकम यद व्यंग्यमस्ति तत् प्राधान्याभिप्रायकम भवति उत्तमोत्तम काव्यम। ठीक है, इस प्रकार से कर्म विशेषण दान उपादान से अतिगूढ़ और अतिस्फुट व्यंग्य जो हैं गुणीभूत व्यंग्य काव्य के प्रकार, उनसे वारण होता है। और कर्तृविशेषण दान से वाच्य सिद्ध्यंग व्यंग्य नामक जो गुणीभूत व्यंग्य का प्रकार है उससे उत्तम काव्य की व्यावृत्ति होती है। अब लक्षणे जाते सति लक्षणस्य समन्वयाय किंचित उदाहरणमपि द्रष्टव्यं भवति खलु, दर्शनीयं भवति। तदेव उदाहरणमिदानीं दर्शयत्याचार्यः। यत्र तथा भूतम् अर्थं शब्दार्थौ अभिव्यङ्क्तः। पश्यन्तु उदाहरणं प्रतिज्ञा यथा अस्ति खलु, यथा प्रतिज्ञा उदाहरति। तो प्रतिज्ञा का क्या थी? निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूपम। तो अपना ही पद्य का उदाहरण देंगे अभी सभी जगह पर, ठीक है, ध्यान रखिए। तो अयं वृत्तान्तः अस्ति कस्याश्चित् नववध्वाः नूतनायाः नवोढायाः स्त्रियः शयिता सविधेप्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथान् दयिता दयिता ननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते। ये पहली बार अपने पति के पास आई है शय्या पर विवाह के उपरांत। तो उसकी क्या अवस्था है, उस अवस्था को यहाँ पर पंडित राज प्रस्तुत कर रहे हैं। शयिता सविधेप्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथान्। स्वपत्युः सविधे शयिता अपि। अच्छा, अगर दूर है कहीं तो कल्पना में तो मनोरथों को सफल नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये तो पास में है और उसमें भी शयिता शयनासनम प्राप्तास्ति, है ना। तो शयिता सविधेप्यनीश्वरा। सफलीकर्तुम अहो मनोरथान अनीश्वरा अस्ति। मनोरथान इच्छाः अभिलाषाः मनोगतान सफलीकर्तुम साधयितुम अनीश्वरा अस्ति, असमर्था अस्ति। पति के पास शयन करने पर भी जो इसकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूर्ण करने में यह असमर्थ हो रही है, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसा करती हुई क्या कर रही है? इच्छाओं को सफल तो नहीं कर सकती है जो भी मन में भाव आ रहे हैं। तो क्या करती है? दयिता नायिका दयिताननाम्बुजम। दयितस्य आननम दयिताननम अर्थात नायकस्य मुखम तदेव अंबुजम अर्थात कमलम। दयिताननाम्बुजम अर्थात पति के मुख कमल को, ठीक है। स्वपत्युः मुख कमलम दरमीलन नयना निरीक्षते। दरम अर्थात ईषत्, मीलती नयने यस्याह सा। हाँ,
दर्म माने कुछ, तो कुछ बंद है नेत्र जिसके, है ना। दरमीलन नयना सती, अपने पति के मुख को देख रही है इस प्रकार से जैसे वो जग ना जाए या उसको पता ना लग जाए। तो जैसे कि वो समझ, अगर वो जग भी जाए तो उसको लगे कि ये तो सो रही है। ऐसे आधे नेत्रों को खोल करके वो अपने पति के मुख को देख रही है ये प्रथम रात्रि में। और बहुत सारे मनोरथ हैं इसके, लेकिन उन मनोरथों को सफल करने में ये असमर्थ है, उनको सफल नहीं कर सकती है, लज्जावशात जो भी कारण हो। तो मनोरथों को सफल करने में असमर्थ होती हुई अपने पति के मुख को केवल देखे जा रही है। और देख भी कैसे रही है, पूर्ण विश्वस्त होकर के नहीं देख रही है, वो अपने नेत्रों को थोड़ा सा बंद करके देख रही है ना। धर्मीलन नयना निरीक्षते, धर्मीलन नयना सती इयं दयिता स्वपत्युः दयितस्य मुखकमलं पश्यति निरीक्षते, ऐसा इसका अर्थ है इस श्लोक का। तो यहाँ पर आलम्बन आदि क्या है उसको आचार्य बता रहे हैं। अत्र आलम्बनस्य नायकस्य, हाँ, आलम्बन आदि का स्वरूप स्वयं बताएंगे आगे जाकर के। तो यहाँ पर आप लोगों की यदि जिज्ञासा होती है कि आलम्बन माने क्या है, तो उस जिज्ञासा को आप अभी रखिए। स्वयं आचार्य रस प्रकरण जब प्रारंभ होगा तब आलम्बन आदि का स्वरूप को बताएंगे। तो अत्र आलम्बनस्य नायकस्य, यहाँ पर जो आलम्बन रूप है नायक, सामान्य रूप से आलम्बन को समझ लीजिए कि यहाँ पर जो रति का आश्रय है, जिसको आधार बना करके रति जो है वो उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो नायिकानिष्ठ है रति, श्रृंगार, और उसका आलम्बन क्या है, उसका आधार क्या है, तो नायक है। तो अत्र आलम्बनस्य नायकस्य, ये विभाव है। विभाव का एक प्रकार होता है आलम्बन, द्वितीय प्रकार होता है उद्दीपन। तो आलम्बन विभाव क्या है यहाँ पर, वह है नायक। उद्दीपन क्या है, तो कहते हैं सविता शयना क्षिप्तस्य रहस्थानादेह। अगर पास में शयन कर रही है, इसका मतलब इससे क्या आक्षिप्त होता है कि यह जो स्थान है वह रहस्थान है, एकांत स्थान है, यहाँ पर जनराहित्य है। अगर यहाँ पर लोगों की आवागमन होता लोगों का, तो इस प्रकार से पास में शयन नायिका नहीं करती, क्योंकि यह नवोढ़ा स्त्री है और स्त्री में लज्जा होती है। तो भले उसका वह धार्मिक पति है ना, धर्म विधि से जो उसका विवाह हुआ है, फिर भी वह यदि वहाँ पर कोई आ रहा है बार बार या जा रहा है वहाँ से, तो वह अपने पति के पास में शयन नहीं करेगी। ये मर्यादा होती है स्त्री की। तो अब ऐसा बोल रहा है कि सविधे शयना शयिता अस्ति, तो सविध शयन से, पास में शयन करने से क्या अर्थ आता है कि इदं स्थानम रहः स्थानमस्ति, एकांत स्थानमस्ति, जनरहितं स्थानमस्ति, ठीक है। तो ये जनरहित जो स्थान है वो हो जाएगा उद्दीपन विभाव, ठीक है। रति के प्रति संभोग श्रृंगार में एकांत स्थान, कमल, चंद्र आदि जो होते हैं वह, और वर्षा ऋतु, ये सब जो होते हैं वो उद्दीपन विभाव होते हैं। तो ये हो जाएगा उद्दीपन विभाव। और नायिका का उस प्रकार से नायक को देखना, तो उस प्रकार से देखने का मतलब क्या है कि नेत्रों को कुछ बंद करके देखना जो है वह हो जाएगा अनुभाव। अनुभाव बोलते हैं कार्य को। नायक को आश्रय बना करके नायिका के मन में जो रति उत्पन्न हुई, वह रति सहृदयों के लिए वेद्य कैसे बनेगी, माने सहृदयों को ये कैसे पता चलेगा कि नायिका जो है उसके मन में नायक के प्रति प्रेम है। तो वो पता लगेगा जब हम ऐसा देखेंगे कि नायिका जो है वह अपने पति को, नेत्रों को कुछ बंद करके देख रही है। तो जो निरीक्षण है ना, निरीक्षण क्रिया, वह हो जाएगी यहाँ पर अनुभाव। अनुभाव माने कार्य। किसका कार्य, तो नायिका निष्ठ जो रति है उसका कार्य हो जाएगा यहाँ पर निरीक्षण, ठीक है, क्रिया। और त्रिपा अर्थात लज्जा, औत्सुक्य आदि जो है वो हो जाएंगे यहाँ पर व्यभिचारी भाव। इनके संयोग से यहाँ पर रति की व्यंजना हो रही है, रति जो है वो यहाँ पर अभिव्यक्त हो रही है। देखिए, ये सबसे उत्तम प्रकार होता है कभी भी किसी लक्षण को कहने का, कि आपने जैसे ही लक्षण बताया, लक्षण को बताने के तुरंत बाद उस लक्षण का समन्वय आपको दिखाना चाहिए।
तो आचार्य जगन्नाथ यहाँ पर समन्वय तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन उसमें जो परमाचार्य हैं काव्य शास्त्र के भरत मुनि, उनका जो काव्य सूत्र है, रस सूत्र है, उसका भी समन्वय दिखा रहे हैं कि अगर यह उत्तम उत्तम काव्य है तो इसमें रस है, और रस है तो उस रस में वह रस की प्रतीति यहाँ पर कैसे होगी। तो आचार्य भरत मुनि का जो रस सूत्र है ना, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगात रस निष्पत्ति ही, उस रस सूत्र के अनुसार यहाँ पर प्रकृत पद्य में समन्वय दिखा रहे हैं। कितना अच्छा प्रकार है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी, इनका ज्ञान करना चाहिए, और इनके संयोग से यहाँ पर रति की व्यंजना हो रही है। रति जो है वो अभिव्यक्त हो रहा है, रति रूप जो स्थायी भाव है। अब वो किम विषयक रति है, किन निष्ठा रति है, तो नायक विषयक रति है और नायिका निष्ठा रति है, ठीक है। इस प्रकार से जानना चाहिए। अब जैसा कि हमने बताया था कि वृत्ति शास्त्र में आचार्य कह रहे हैं कि अत्र आलम्बनम अस्ति नायकः, तो यदि आप बिना आलम्बन का स्वरूप बताए ऐसा सीधा निर्वचन करने लगेंगे कि आलम्बनस्य नायकस्य उद्दीपनस्य रहस्थानादेः, तो पाठक की सहज जिज्ञासा होगी कि आलम्बनम नाम किम, उद्दीपनम नाम किम, को नाम विभावः, को नाम अनुभावः, इस प्रकार की जिज्ञासा होगी। तो उस जिज्ञासा की शांति के लिए आचार्य बोलते हैं कि भैया परेशान मत होइए, हम जब रस निरूपण करेंगे वहाँ पर ये सब उपयोगी पदार्थ हैं, इसीलिए तदुपयोगितया इनका हम वहाँ पर निरूपण करेंगे, उसके लिए यहाँ पर प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आलम्बनादीनां स्वरूपम वक्ष्यते, इसको बोलते हैं संगति, है ना। इस पाठ के बाद जो पाठ आ रहा है उसमें दोनों में संबंध क्या है, तो यहाँ पर ये बोलना क्यों आवश्यक है, क्योंकि अभी इससे पहली पंक्ति में आचार्य ने आलम्बनादि का ग्रहण किया है पदों का, तो उन पदार्थों की जिज्ञासा होगी ना, क्योंकि अभी तक आपने ग्रंथ में आलम्बनादियों का स्वरूप तो नहीं बताया है और आप सीधा निर्वचन कर रहे हैं आलम्बनादि का। तो वही बता रहे हैं कि प्रतिज्ञा करते हैं कि आलम्बनादीनां स्वरूपम वक्ष्यते, हम आपको आलम्बनादियों का स्वरूप आगे रस प्रकरण में बताएंगे। अब यहाँ पर पूर्व पक्ष आएगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। अब हमने जो सामान्य अर्थ जाना वो तो उसका समन्वय उत्तम उत्तम काव्य के लक्षण का उसमें हो जाता है कि यहाँ पर जो रति रूप अर्थ है ना, उसकी वह जो चमत्कारी अर्थ है उसकी व्यंजना यहाँ पर हो रही है, और जो शब्द है यहाँ पर और जो वाच्यार्थ है वह अपने को अप्रधान बना करके रति को प्रधान रूप से व्यंग्य कर रहे हैं, ठीक है, और वह रति रूप जो अर्थ है वह चमत्कारी है। इस प्रकार से उत्तम उत्तम काव्य का जो लक्षण है उसका समन्वय यहाँ पर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूर्व पक्षी ये आशंका करता है कि नायिका में एक इच्छा व्यंग्य हो रही है। यहाँ पर जिस प्रकार से वो नायक के मुख को देख रही है उसमें एक इच्छा व्यंग्य हो रही है, जो है चुंबन की इच्छा, है ना, कि अपने पति के मुख को चुंबन करने की जो इच्छा है वो नायिका की इच्छा व्यंग्य हो रही है। तो पूर्व पक्षी का ये आशय है कि यहाँ पर रति को ही प्रधान व्यंग्य क्यों माना जाए, नायिका निष्ठ जो चुंबन इच्छा है उसको ही क्यों ना प्रधान व्यंग्य मान लें, ऐसा पूर्व पक्षी का आशय है। उसका यहाँ से समाधान प्रारंभ होगा उस पूर्व पक्ष के प्रति। न च यद्ययं शयित स्यात् तदा अस्य आननं चुंबेयम, है ना, विधिलिंग का प्रयोग कर रहे हैं कि जब यह सो जाए तो मैं इसका मुख चूम लूं, ऐसी जो इच्छा है ना नायिका की, ऐसी इच्छा ही व्यंग्य मान लीजिए। इति नायिकेच्छायाः एव व्यंग्यत्वमत्र भवतु किम रतेः व्यंजनया, रति को व्यंग्य मानने से क्या प्रयोजन है आपका, नायिका की इच्छा ही व्यंग्य मान लीजिए, जो चुंबन की इच्छा हो रही है नायक के मुख को देख करके। तो कहते हैं एते नवाच्यम, पंडित राज कहते हैं इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए, अर्थात चुंबन इच्छा को प्रधान व्यंग्य नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि मनोरथान सफलीकर्तुम असमर्था इत्यनेन मनोरथाः सर्वे अस्याः हृदि तिष्ठन्ति इति प्रतीतेः स्वशब्देन मनोरथपदेन मनोरथत्वाकारेण तादृश इच्छाया अपि निवेदनात्। देखिए, नायिका के हृदय में बहुत सारी इच्छाएं हैं, हम तो ये नहीं कह रहे कि केवल चुंबन इच्छा है,
बहुत सारी अन्य भी इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन वे सारी इच्छाएं यहाँ पर मनोरथान, ये जो पद है ना, इच्छा सामान्य का वाचक है। ठीक है, मनोरथ माने इच्छा सामान्य। तो उस इच्छा सामान्य के वाचक पद से ये अर्थ बताया गया है कि अस्याह हृदय तत्तत् इच्छाः तिष्ठन्ति, इसके हृदय में वो सारी इच्छाएं रहती हैं, मनोरथाः तिष्ठन्ति। और वे सभी जो मनोरथ हैं, सभी प्रकार की जो इच्छाएं हैं, वे इच्छा सामान्य का जो वाचक पद है, स्वशब्द माने इच्छा सामान्य का जो वाचक शब्द है ना, उस मनोरथ पद के द्वारा। तो मनोरथ पद से क्या होता है, इच्छा सामान्य का ज्ञान होता है। मनोरथ माने इच्छा, तो वो मनोरथ शब्द से कह दी गई है यहाँ पर, मनोरथत्व रूप से, इच्छात्व रूप से सकल इच्छाओं को यहाँ पर अभिधा से ही कह दिया गया है। आचार्य जगन्नाथ की युक्ति देखिए, वो ये कहते हैं कि इच्छा को व्यंग्य हम तब मान सकते थे जब यहाँ पर उसका वाचक कोई भी पद नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मनोरथ पद तो आ रहा है ना, कि मनोरथान सफलीकर्तुम असमर्था अस्ति सा नायिका। तो मनोरथ पद से इच्छात्वेन सकल इच्छा यहाँ पर अभिहित हो जाती हैं, अभिधा से उपस्थित हो जाती हैं। इसीलिए इच्छा को व्यंग्य मानना यहाँ पर उचित नहीं है, फिर उसकी प्रधान व्यंग्यत्व की तो बात ही क्या है। ठीक है, युक्ति क्या दी आचार्य ने कि मनोरथ पद के द्वारा मनोरथत्वाकारेण माने मनोरथत्व रूपेण। देखिए, कोई भी पद ज्ञान होने पर किसी भी अर्थ का, जब हम वाचक पद का हमको ज्ञान होता है, उसके बाद जो अर्थ उपस्थित होता है ना, वह अर्थ किस रूप में उपस्थित हो रहा है और किस संबंध से उपस्थित हो रहा है, इस प्रकार से हमको जानना रहता है। इसीलिए जब आप देखते हैं ना, कोई भी आधेयता होती है या जन्यता आदि जो होते हैं, उनको किस धर्म से आधेय बना रहे हैं और किस रूप में और किस संबंध से आधेय बना रहे हैं, तत्संबंधावच्छिन्नत्व का और तद्धर्मावच्छिन्नत्व का हम निवेश करते हैं आधेयता या जन्यता में। तो ऐसे ही यहाँ पर जो उपस्थिति हो रही है इच्छा की, वो इच्छा तो सामान्य न हो रही है। तो चुंबन इच्छा भी तो एक इच्छा ही है ना, भले वो विशेष इच्छा है, लेकिन सामान्य तो है ही ना उसमें इच्छात्व। तो वो इच्छा मनोरथ शब्द से यहाँ पर अभिधा से कह दी गई है। इसीलिए इच्छा सामान्य यहाँ पर जो है वो अभिधा से कह दी गई है। इसीलिए किसी भी प्रकार की इच्छा को यहाँ पर व्यंग्य नहीं माना जा सकता, ये इसका अभिप्राय है। तो तादृश इच्छाया अपि अर्थात चुंबने इच्छाया अपि निवेदनात्, केन निवेदनात्, तो मनोरथ पदेन, केन रूपेण निवेदनात्, तो कह रहे हैं मनोरथत्व रूपेण अर्थात इच्छात्व सामान्येन निरूपणात्। ठीक है, इसीलिए जो अभिधा से उपस्थित हो गया है उसी अर्थ की उपस्थिति के लिए व्यंजना पुनः नहीं आ सकती। ठीक है, तो नेतत् वचः युक्तं यत् अत्र नायिकायाः इच्छा अपि व्यंग्यत्वेन स्वीकर्तुं शक्या। अब फिर से पूर्व पक्षी आशंका करता है। अब युक्ति क्या दी आचार्य जगन्नाथ ने कि जो आप जो कह रहे हो कि नायिका की चुंबन इच्छा व्यंग्य हो रही है, यद्यपि वो विशेष इच्छा है ना, लेकिन सामान्य से इतर तो नहीं होता है विशेष, सामान्य उसमें अनुस्यूत ही रहेगा। तो सामान्य रूप से तो वो यहाँ पर निवेदित हो ही गई है ना विधा से, तो इसलिए उसको व्यंग्य नहीं मानेंगे। पूर्व पक्षी कहता है कि भैया सामान्य रूप से भले ही वो अभिधा से कह दी जाए, लेकिन उसको विशेष रूप में मानने में, व्यंग्य मानने में क्या समस्या है। अगर कोई अर्थ सामान्य रूप से अभिधा से कह दिया गया और व्यंजना उसी अर्थ को विशेष रूप से कह दे तो क्या समस्या है। ठीक है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि मनोरथ पद के द्वारा इच्छा सामान्य जो है वो अभिधा के द्वारा कही गई। हम व्यंग्य किसकी बात कर रहे हैं, किस इच्छा की बात कर रहे हैं, क्या हम सामान्य इच्छा की बात कर रहे हैं? नहीं, हम बोल रहे हैं चुंबन इच्छा व्यंग्य होती है। तो एक सामान्य इच्छा है और एक चुंबन इच्छा है, दोनों में अंतर है। ये विशेष इच्छा है और वो सामान्य इच्छा है।
तो आप सामान्य इच्छा को भले अभिधा से उपस्थित मानिए, है ना, मनोरथ पद के द्वारा, लेकिन जो चुंबन इच्छा है अर्थात इच्छा विशेष जो है उसको व्यंग्य मानने में क्या हानि है, ऐसी पूर्व पक्षी शंका करता है। ठीक है, वही बोलते हैं न च मनोरथ पदेन मनोरथत्वाकारेण सामान्य इच्छायाः अभिधानेपि, सामान्य इच्छा का अभिधान हो जाने पर भी चुंबेयम इति, क्योंकि हमने तो आपको इच्छा का आकार पहले बताया है ना, यदि अयम शयितः स्यात् तदा चुंबेयम, यदि यह सो जाए तो इसका मुख चूम लूं, ऐसी जो नायिका की इच्छा है वह तो इच्छा विशेष है ना, वो तो इच्छा सामान्य नहीं है। और आप जो कह रहे हैं कि मनोरथ पद इच्छा को कह रहा है अभिधा से, तो वो किस इच्छा को कह रहा है, तो वो सामान्य इच्छा को कह रहा है। तो सामान्य इच्छा जो है वह अभिध हो, लेकिन जो विशेष इच्छा है चुंबन इच्छा रूप, वह तो व्यंग्य हो सकती है। वही बोल रहे हैं कि चुंबने यम इति विषय विशेष विशिष्ट इच्छा, तो विषय विशेष क्या है यहाँ पर, चुंबन है विषय विशेष, ठीक है, उससे विशिष्ट जो इच्छा है, ठीक है। तदिच्छात्वेन व्यंग्यत्वे किम बाधकम, अच्छा आपने उपस्थिति मानी है मनोरथत्व प्रकारिका उपस्थिति मानी है, ठीक है, जो अभिधा से उपस्थिति मानी है मनोरथ पद के द्वारा। हमारा जो प्रकार है उपस्थिति में वैयंजनिक जो उपस्थिति होगी ना, देखिए शब्द शक्ति के द्वारा क्या होता है, वो शब्द बोध नहीं होता है, जो अर्थ होते हैं वो उपस्थित होते हैं, ठीक है। और उपस्थित अर्थों का बोध तो आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति के आधार पर होगा। तो उपस्थिति तक ही का कारणता होती है, साक्षात जो कारणता होती है ना शब्द शक्तियों की, उसके बाद तो आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति के आधार पर वाक्यार्थ बोध उत्पन्न होता है, तो वो अलग बात है। तो दो उपस्थितियां हैं यहाँ पर, ऐसे मानिए मनोरथ शब्द से उपस्थिति जो अभिधा से उपस्थिति हो रही है, उस उपस्थिति में प्रकार बन रहा है इच्छात्व, ठीक है। और व्यंजना के द्वारा जो उपस्थिति हो रही है, माने वैयंजनिक जो उपस्थिति हो रही है, उस उपस्थिति में प्रकार बन रहा है विषय विशेष विशिष्टेच्छात्व अर्थात चुंबनेच्छात्व। तो दोनों में अंतर है ना प्रकार में, तो अभिधाजन्य उपस्थिति इच्छात्व प्रकारिका है और व्यंजनाजन्य उपस्थिति जो है वह चुंबनेच्छात्व प्रकारिका है। तो दोनों में अंतर तो हो गया है। तो बाधक क्या है, यदि हम इच्छात्व रूप से ही यहाँ पर चुंबन इच्छा को मानते तो व्यंग्य नहीं हो सकती वो, क्योंकि वो इच्छात्व रूप में तो इच्छा पहले मनोरथ पद के द्वारा कह दी गई है अभिधा से ही, लेकिन ऐसा तो नहीं है, हम तो भिन्न प्रकार उपस्थिति मान रहे हैं। तो ऐसी उपस्थिति में कोई बाधक व्यंजनाजन्य उपस्थिति में कोई बाधक नहीं है। इति वाच्यम तो इति न वाच्यम, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। चमत्कारो न स्यात् इत्यस्यैव बाधकत्वात्, ऐसी उपस्थिति ऐसी इच्छा को व्यंग्य मानने में कोई चमत्कार नहीं होगा। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा लगेगा आप लोगों के आग्रह कर रहे हैं आचार्य, है ना, जगन्नाथ आचार्य, कि ये क्या बात हुई, अगर कोई पूर्व पक्षी युक्ति दे रहा है तो उसमें आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ऐसा व्यंग्य मानने पर इच्छा को चमत्कार नहीं होगा। तो ये सही बात है। देखिए व्यंग्य अर्थ जो होता है ना काव्य में, अगर वह किसी भी रूप में वाच्य हो गया, ठीक है, किसी भी रूप में, तो वह व्यंग्य होकर के चमत्कारी नहीं हो पाएगा। ये नियम है अलंकारिकों का कि जो व्यंग्य अर्थ होता है वह सर्वथा व्यंग्य होना चाहिए, प्रकार तया भी वह वाच्य नहीं होना चाहिए। लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि इच्छा सामान्य को वाच्य मान लीजिए और इच्छा विशेष को व्यंग्य मान लीजिए, अर्थात जो इच्छा सामान्य रूप से वाच्य हो रही है और विशेष रूप से व्यंग्य हो रही है। तो यहाँ पर जो व्यंग्य होने वाली इच्छा है वो किसी न किसी रूप में तो वाच्य हो गई ना, भले वो विषय विशेष विशिष्ट इच्छात्वेन वाच्य नहीं हुई, लेकिन इच्छात्व सामान्य रूप से तो वाच्य हो गई ना। तो आलंकारिकों का नियम यह है कि जो व्यंग्यार्थ होता है वो किसी भी रूप में वाच्य कोटि को स्पर्श न करे। अगर कोई व्यंग्यार्थ किसी भी रूप में
वाच्य वृत्ति को, वाच्य भूमि का स्पर्श करता है तो वह चमत्कारी नहीं होता। जो कि यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि इच्छा को सामान्य रूप से वाच्य मान लो और विशेष रूप से उसको व्यंग्य मान लो। इच्छा रूप में वह वाच्य है और चुंबन इच्छा रूप में व्यंग्य है। तो अगर इस प्रकार से आप चुंबन इच्छा बना करके उस इच्छा को विशेष करके व्यंग्य मानेंगे तो उसमें कोई चमत्कार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो उसमें वृद्धों की सम्मति दिखाते हैं। ठीक है, नहीं विशेषाकारेण व्यंग्योपि सामान्याकारेण अविहितोऽर्थः सहृदयानां चमत्कृतिम उत्पादयितुम इष्टे। संभवी बात बोली इन्होंने कि कोई व्यंग्यार्थ हो जो विशेष रूप से तो व्यंग्य हो गया है, विशेषाकारेण व्यंग्य, विशेषाकारेण अर्थात विशेष धर्मेण व्यंजनया उपस्थितः सन, किसी विशेष धर्म के द्वारा तो उसको व्यंजना ने उपस्थित करा दिया और सामान्य धर्म के द्वारा उसको अभिधा ने उपस्थित करा दिया, ऐसा कोई अर्थ है। ठीक है, तो ऐसा जो अर्थ होता है वह व्यंग्य होकर के भी सहृदयों के हृदय में चमत्कृति को उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, नहीं विशेषाकारेण, तो यहाँ पर जो इच्छा व्यंग्य हो रही है वो विशेषाकार में व्यंग्य हो रही है। वो विशेषाकार क्या है? तो वो है चुंबनेच्छात्व अथवा विषय विशेष विशिष्टेच्छात्व, इस रूप में व्यंग्य हो रही है। और वाच्य किस रूप में हो रही है इच्छा? तो वो हो रही है इच्छात्व सामान्य न, तो वो सामान्याकार है इच्छात्व जो है। तो विशेषाकार से व्यंग्य होने पर भी अगर कोई अर्थ सामान्याकार से अर्थात सामान्य रूप से अभिहित हो जाता है, अर्थात अभिधा से उपस्थित हो जाता है, वैसा अर्थ व्यंग्य होकर के भी सहृदयों के हृदय में चमत्कार को उत्पन्न नहीं करता। तो नियम क्या बनाया? तो नियम बनाया कथमपि वाच्य वृत्त्यनालिंगितस्य एव व्यंग्यस्य चमत्कारित्वेन आलंकारिकैः स्वीकारात्, कि जो व्यंग्यार्थ किसी भी रूप में कथमपि वाच्यवृत्ति का आलिंगन नहीं करता, वाच्यवृत्तिम अनालिंगितस्य, वाच्यवृत्तेः अनालिंगितस्य अर्थस्य एव नान्यस्य, तो जो किसी भी रूप में वाच्यवृत्ति का स्पर्श नहीं करता, अर्थात जो किसी भी रूप में व्यंग्यार्थ जो किसी भी रूप में वाच्य ना हो, ऐसा ही व्यंग्यार्थ जो होता है वह चमत्कारी होता है, ऐसा आलंकारिकों का समय है, अर्थात सिद्धांत है। अगर कोई अर्थ जिस किसी रूप में भी वाच्य हो गया और वही अर्थ फिर व्यंग्य हो गया तो वह अर्थ व्यंग्य होकर के चमत्कारी नहीं होता। वही बात यहाँ पर हो रही है कि चुंबन की इच्छा के रूप में जो इच्छा है, विशेष इच्छा जो है, वह भले व्यंग्य हो जाए, लेकिन मनोरथ पद से यहाँ पर इच्छा सामान्य जो है वो अभिहित हो गई है। ठीक है, तो चुंबन इच्छा जो है वह सामान्य रूप से यहाँ पर अभिहित हो गई है, इसीलिए वह व्यंग्य होकर के भी चमत्कारी नहीं बनेगी। इस प्रकार की आलंकारिकों की सरणी है। इसीलिए हमने बोला कि चमत्कारो न स्यात् इत्यस्यैव बाधकत्वात्, यही उसका बाधक है कि वह चमत्कारी नहीं होगी व्यंग्य होकर के। वह जो चुंबन इच्छा है वह चमत्कारी नहीं होगी। ठीक है, उसमें युक्ति क्या है? तो युक्ति बता दी है। अब कहते हैं कि चुंबनेच्छायाः रत्यनुभावतैव सुंदरत्वेन तदव्यंजने चुंबेयम् इति शब्दबलात् चुंबनेच्छावत् अचमत्कारित्वाच्च। एक और युक्ति देते हैं आचार्य जगन्नाथ कि यदि आप चुंबनेच्छा को यहाँ पर व्यंग्य मानेंगे तो क्या समस्या होगी? देखिए, चुंबनेच्छा यदि व्यंग्य होगी भी, है ना, तो भी वह रति के कार्य के रूप में ही व्यंग्य होगी। ठीक है, रत्यनुभावतैव सुंदरत्वेन, अगर वह व्यंग्य हो तो वह रति के कार्य के रूप में ही व्यंग्य होकर के सुंदर बनेगी, है ना, कि क्योंकि अगर रति नहीं है तो चुंबनेच्छा व्यंग्य होकर के कोई उसमें सौंदर्य नहीं आएगा, है ना। तो पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि इस नायिका के मन में
नायक के प्रति प्रेम है, तब जा करके उसमें यदि चुंबन इच्छा व्यंग्य होगी तो वह सुंदर होगी, ठीक है, चमत्कारी हो सकती है। तो किस रूप में व्यंग्य होना होगा उसे? रति के कार्य के रूप में व्यंग्य होना होगा, ठीक है। माने तुष्यक दुर्जन न्याय से यहाँ पर समाधान दे रहे हैं कि ठीक है, आप उसको व्यंग्य मानते हैं चुंबन की इच्छा को, तो अभी भी मानिए, लेकिन उस स्थिति में भी वो किसके अंग के रूप में व्यंग्य होगी? तो रति के अंग के रूप में, क्योंकि रति का कार्य है ना वो, तो रति के कार्य के रूप में व्यंग्य होकर ही सुंदर होगी। और अगर ऐसा नहीं होता, माने वह रति के अनुभाव के रूप में उसको आप व्यंग्य नहीं मानते, देखो अगर रति के अनुभाव के रूप में आप उसको व्यंग्य मानते हैं तो उसकी प्रधानता नहीं होगी, रति की ही प्रधानता होगी। और अगर आप उसको रति के कार्य के रूप में व्यंग्य नहीं मानते, आप तो ये बोलते हैं कि ठीक है, रति व्यंग्य हो या ना हो, चुंबन इच्छा तो व्यंग्य होगी ही, तो तदव्यंजने अर्थात रत्यनुभावतया चुंबन इच्छायाः अव्यंजने, अगर वह रति के कार्य के रूप में व्यंग्य नहीं होती चुंबन की इच्छा, तो चुंबेयम इति शब्दबलात् चुंबन इच्छावत अचमत्कारित्वात्, तो भली वो व्यंग्य हो जाए लेकिन वह उसी प्रकार से अचमत्कारी हो जाएगी, चमत्कार को उत्पन्न नहीं करेगी जैसे कोई ये कहे चुंबेयम, ये शब्द बोल करके व्यक्त करे अपनी चुंबन इच्छा को, तो जैसे वाच्य चुंबन इच्छा चमत्कारी नहीं होती, उसी प्रकार से रति के कार्य के बिना जो व्यंग्य हो रही है चुंबन इच्छा, वह उसी प्रकार से चमत्कारी नहीं होगी। माने उसको एक तरह से वाच्य मान लीजिए आप, भले वो व्यंग्य हो रही है लेकिन जैसे वाच्य चुंबन इच्छा चमत्कारी नहीं होती, उसी प्रकार से वह जो चुंबन इच्छा है वो भी चमत्कारी नहीं होगी। तो क्योंकि वो सौंदर्य जो था उस चुंबन इच्छा में, वो आया किस कारण से था? क्योंकि वह रति के कार्य के रूप में व्यंग्य हो रही थी। अगर वह रति के कार्य के रूप में व्यंग्य ना हो तो वह उसी प्रकार से अचमत्कारिणी हो जाएगी जैसे शब्द से व्यक्त की गई चुंबन इच्छा होती है, माने वाच्य चुंबन इच्छा होती है, ठीक है। तो चुंबेयम इति शब्देन यथा चुंबन इच्छा अचमत्कारिणी भवति इति शब्देन उपस्थापिता चुंबन इच्छा यथा चमत्कारं न जनयति प्राप्त वाच्यावस्था चुंबन इच्छा, है ना, माने वाच्यावस्था को प्राप्त जो चुंबन इच्छा है वह जिस प्रकार से चमत्कारिणी नहीं होती है, उसी प्रकार से आपके मत में व्यंग्य चुंबन इच्छा भी चमत्कारिणी नहीं होगी अगर उसको आप रति के कार्य के रूप में व्यंग्य नहीं मानते हैं तो, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर एक और समाधान देते हैं आचार्य चुंबन इच्छा को व्यंग्य नहीं मानने में अथवा उसको रति के अंग के रूप में व्यंग्य मानने में, ठीक है। इत्थम अयम यह पूर्वपक्षः अस्ति यह चुंबनेच्छायाः प्राधान्येन व्यंग्यत्वं चिकीर्षति सः अत्रैव समाप्तो भवति पूर्वपक्षः। इदानीं नूतनं किंचित आयाति, वो क्या है? तो अब यहाँ पर एक और पूर्व पक्ष आता है। ये जो चुंबन इच्छा की बात है ये तो यहीं समाप्त हो जाती है, मान जाते हैं कि ठीक है भाई रति ही यहाँ पर प्रधान रूप से व्यंग्य। हाँ वसंतः चुंबन इच्छा अनुभाव कथम अनुभावस्तुनस्य खलु इच्छा रत्यनुभावतया चुंबन इच्छायाः रत्यनुभावत्वम् इति कथं? रत्यनुभावत्वं नाम यदि चुंबन इच्छा तत्र व्यंग्यं भवति पाठ सहृदयान् प्रति तर्हि सहृदयाः चुंबनेच्छां रतेः कार्यत्वेन परिचिनुयुः, उसको रति का कार्य ही जाने वो, क्योंकि रति के भाई अगर किसी में किसी के प्रति प्रेम नहीं है तो उसको चुमने की इच्छा क्यों होगी दूसरे उस व्यक्ति की? तो पहले रति की उत्पत्ति होनी चाहिए ना, उस रति के कार्य के रूप में ही तो व्यंग्य हो सकती है जो चुंबन इच्छा है। इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि रति के अनुभाव के रूप में ही वो व्यंग्य हो सकती है। तो अगर आप उसको रति के अनुभाव के रूप में व्यंग्य मानेंगे तब भी रति का ही प्राधान्य होगा व्यंग्य होने में, चुंबन इच्छा का नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप उसको रति का कार्य नहीं मानते हैं चुंबन इच्छा को, उस व्यंग्य चुंबन इच्छा को, तब वह उसी प्रकार से असुंदर हो जाएगी जैसे
वाच्य चुंबनेच्छा होती है। ठीक है, तो अभी एक नया पक्ष आ रहा है जो कहते हैं ठीक है, चुंबनेच्छा का तो प्राधान्येन व्यंग्यत्व नहीं हो सकता, लेकिन दरमीलन नयना निरीक्षते, तो यहाँ पर जो दरमीलन नयनात्व है ना, निरीक्षण में जो विशेषण है, इसमें नायिका में जो उद्देश्य पदार्थ जो नायिका है उसमें जो विशेषण है, उससे ये व्यंग्य होता है कि नायिका में लज्जा भी है। ठीक है, नायिकागत लज्जा व्यंग्य हो रही है, क्योंकि लज्जा नहीं होती तो खूब आंखों को खोल करके अच्छे से देखती है अपने पति के मुख को, क्योंकि नायिका में लज्जा है, इसीलिए वह अपने पति के मुख को भी आंखों को थोड़ा खोल करके देख रही है, थोड़ा बंद करके देख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दरमीलन नयनात्व रूप जो विशेषण है नायिका का, उससे क्या व्यंग्य होती है? त्रपा व्यंग्य होती है। त्रपा नाम लज्जा व्यंग्य होती है। तो अब नया पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पर आप लज्जा को ही प्रधान व्यंग्य मानिए। ठीक है, रति की व्यंग्यता क्यों मानी जाए, रति को ही व्यंग्य क्यों माना जाए? लज्जा को भी तो व्यंग्य माना जा सकता है। तो अब इस पूर्व पक्ष के प्रति समाधान उपस्थापित करते हैं आचार्य। ठीक है, एवं त्रपाया अपि न प्राधान्येन व्यंग्यत्वम् इत्येतदस्ति प्रतिज्ञावाक्यम्, यथा इच्छायाः प्राधान्येन व्यंग्यत्वं नास्ति तथैव त्रपायाः लज्जायाः अपि प्राधान्येन व्यंग्यत्वं नास्ति। उसी प्रकार से लज्जा का भी प्राधान्येन व्यंग्यता नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखिए, एक नियम होता है, प्रधान जो वाक्यार्थ होता है ना, प्रधान वाक्यार्थ वही होता है जो विधेय होता है। ठीक है, वाक्य में प्राधान्य किसका होता है? विधेय पदार्थ का होता है, उद्देश्य पदार्थ का प्राधान्य नहीं होता है। ठीक है, सिद्ध पदार्थ जो होता है ना उसको उद्देश्य बोलते हैं, और जो उस सिद्ध पदार्थ को कह करके उसमें जो एक नया जो पदार्थ बताया जाता है या नया धर्म बताया जाता है उसको हम विधेय बोलते हैं। तो उस विधेय का प्राधान्य होता है, उसी की वाक्यार्थता होती है, उद्देश्य की वाक्यार्थता नहीं होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आचार्य कहते हैं, देखिए हेतु क्या दे रहे हैं वो इस प्रतिज्ञा वाक्य में, अनुवाद्यतावच्छेदकतया प्रतीतायाम तस्याम मुख्य वाक्यार्थत्वायोगात्। अनुवाद्यतावच्छेदक माने उद्देश्यतावच्छेदक। ठीक है, अब यहाँ पर आपको उद्देश्यतावच्छेदक को समझने के लिए उद्देश्य पदार्थ क्या है वो समझना होगा। तो देखिए, उद्देश्य पदार्थ है यहाँ पर नायिका, उस नायिका को उद्देश्य करके उसमें निरीक्षण का विधान किया जा रहा है। ठीक है, तो मुख्य वाक्यार्थ क्या है? यहाँ पर निरीक्षण पदार्थ है जो विधेय है, देखना जो क्रिया रूप है, और वह किस में हो रहा है? तो वह नायिका में हो रहा है, इसलिए दयिता जो है वह दयिता क्या है? उद्देश्य पदार्थ है। ठीक है, उस उद्देश्य पदार्थ नायिका में रहेगी उद्देश्यता या अनुवाद्यता। ठीक है, उस अनुवाद्यता का अवच्छेदक होगा दरमीलन नयनात्व। ठीक है, जिससे व्यंग्य हो रही है लज्जा, तो उद्देश्यतावच्छेदक के रूप में प्रतीत हो रही है यहाँ पर लज्जा। ठीक है, नायिका हो गई उद्देश्य, उस उद्देश्य में अनुवाद्य, उस अनुवाद्य में रहेगी अनुवाद्यता, नायिका में रहेगी अनुवाद्यता, उस अनुवाद्यता का अवच्छेदक धर्म हो जाएगी यहाँ पर दरमीलन नयनात्व पद से व्यंग्य होने वाली लज्जा। ठीक है, क्योंकि वो विशेषण है नायिका में। ठीक है, तो इस प्रकार से उद्देश्यतावच्छेदक के रूप में प्रतीत हो रही है लज्जा। ठीक है, तो क्या होता है? उद्देश्य पदार्थ जो होता है वह अप्रधान होता है, वह मुख्य वाक्यार्थ नहीं होता, और ये तो उसमें भी विशेषण है, मुख्य उद्देश्य पदार्थ भी नहीं है। लज्जा जो व्यंग्य मान रहे हो आप, वह तो मुख्य उद्देश्य पदार्थ भी नहीं है, उस उद्देश्य पदार्थ में भी जो विशेषण है उससे व्यंग्य हो रही है, यानी उसमें भी प्रकार है, उद्देश्य पदार्थ में भी प्रकार है ये। तो उद्देश्यतावच्छेदक के रूप में प्रतीत होने के कारण
अर्थात उद्देश्य पदार्थ के विशेषण के रूप में प्रतीत होने के कारण यहाँ पर प्राधान्य जो है वो लज्जा का नहीं हो सकता, क्योंकि वाक्य में जो प्राधान्य होता है वह विधेय पदार्थ का होता है। इसीलिए बोल रहे हैं मुख्य वाक्यार्थत्वस्य अयोगात् कस्याम तो तस्याम लज्जायाम, उस लज्जा में मुख्य वाक्यार्थत्व नहीं आएगा, अर्थात प्राधान्य नहीं आएगा, क्योंकि वह तो उद्देश्य पदार्थ के विशेषण के रूप में प्रतीत हो रही है, विधेय तो वह नहीं है। और वाक्य में किसकी प्रधानता होती है? तो वाक्य में प्रधानता होती है विधेय पदार्थ की। इस प्रकार से लज्जा भी जो है वह प्रधान व्यंग्य नहीं हो सकती, क्योंकि वह जिस पद से व्यंग्य हो रही है वह पदार्थ जो है वह उसका जो अर्थ है वह उद्देश्य पदार्थ जो नायिका है उस उद्देश्य पदार्थ में विशेषण है। ठीक है, उद्देश्य विधेय भाव को जानने के लिए आपको ऐसे समझना होगा कि अत्र दरमीलन नयनात्व विशिष्ट नायिकाम उद्देश्य निरीक्षणं विधीयते तद्भर्तृमुखकर्मकं निरीक्षणं विधीयते। यहाँ पर नायिका को उद्देश्य बना करके उसमें निरीक्षण रूप जो क्रिया है उसका विधान किया जा रहा है, तो वह क्रिया जो है वह प्रधान होगी। ठीक है, और उस क्रिया से व्यंग्य होने वाली जो रति है उसका प्राधान्य होगा। ठीक है, माने वाच्यवस्था में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर वाच्यवस्था में किसकी प्रधानता है? व्यंग्यवस्था में भी उन्हीं की प्रधानता होगी। तो एक है दरमीलन नयनात्व पदार्थ जो कि उद्देश्यतावच्छेदक होने से अप्रधान है, और दूसरी है निरीक्षण क्रिया जो कि विधेय पदार्थ होने के नाते प्रधान है। ठीक है, वाक्यार्थ में तो वाच्यावस्था में क्रिया जो है निरीक्षण क्रिया वो प्रधान है, और दरमीलन नयनात्व जो है वह नेत्रों का कुछ संकोच करना, यह जो क्रिया है वह अप्रधान है, क्योंकि वह उद्देश्यतावच्छेदक है। तो इनसे व्यंग्य होने वाली जो रति और लज्जा है, ठीक है, तो यहाँ पर नेत्रों के कुछ बंद करने से क्या व्यंग्य हो रहा है? लज्जा, और निरीक्षण क्रिया से व्यंग्य हो रही है रति। तो वाच्यवस्था में जिनका प्राधान्य है व्यंग्यवस्था में भी उन्हीं का प्राधान्य होगा, इसीलिए रति ही यहाँ पर प्रधान रूप से व्यंग्य होगी, लज्जा यहाँ पर प्रधान रूप से व्यंग्य नहीं हो सकती, क्योंकि वह जिससे व्यंग्य हो रही है ना वह वाच्यावस्था में अप्रधान है। नेत्रों का जो संकुचन है वह अप्रधान है, क्योंकि वह उद्देश्यतावच्छेदक धर्म है, इसीलिए उस अप्रधान अर्थ से व्यंग्य होने वाली लज्जा अप्रधान रहेगी, और निरीक्षण रूप जो वाच्य क्रिया है वह प्रधान है, क्योंकि वह विधेय है, वाक्य में विधेय का प्राधान्य होता है। तो उस निरीक्षण प्रधान क्रिया से व्यंग्य होने वाली जो रति है वह प्रधान रहेगी। तो प्रधानेन व्यक्तोर्थः प्रधानं भवति, अप्रधानेन व्यक्तोर्थः तदपेक्षया अप्रधानं भवति। इसीलिए इस युक्ति से लज्जा का प्राधान्य रति की अपेक्षा इस पद्य में नहीं मान सकते, इस युक्ति से। ठीक है, आज का पाठ यहीं तक रखते हैं, आगे इसी विषय में आचार्य और भी युक्ति देंगे जिनको हम आगामी पाठ में जानेंगे।